नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने और आज हम बात करने वाले हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में। हम बात करेंगे रजिस्ट्रार साहब के साथ में, कुछ डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स पे यूनिवर्सिटी के कि यूनिवर्सिटी के पास क्या अप्रूवल्स हैं, क्या क्या कोर्सेज यूनिवर्सिटी चला सकती है और भी बहुत कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। हालांकि हम लोग यूनिवर्सिटी इंडिया से, मैं और मेरी पूरी टीम, हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं, सभी को आपके सामने हम लेकर जरूर आ सकें और आपको बता सकें सब कुछ। जो क्वेश्चंस आपके दिल में रहते हैं कि हम एडमिशन कहाँ लें। अक्सर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बहुत भारी अमाउंट देते हैं, वैसी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन नहीं मिल पाती है। आप हमारे वीडियोज़ के माध्यम से या पर्सनली किसी भी यूनिवर्सिटी को विजिट करके बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जिस भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोर्स के बारे में आप चाहते हैं डिटेल वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो हम उस यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और आपके सामने लाएंगे सब कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके दिल में। पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सभी को, जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी के, OSGU भी बोल सकते हो शॉर्ट में इस यूनिवर्सिटी को। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी पूरा नाम है। डॉक्टर विनोद कुमार जी जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि 2020 सितंबर से यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में हर तरह से जो भी एक्टिविटीज या जो अप्रूवल्स को लेकर चीजें आती हैं वो रजिस्ट्रार साहब के ही सामने आती हैं। बाकी डिटेल में बताएंगे आपको रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा थोड़ी डिटेल कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप डॉक्टर विनोद कुमार ऐसे ही अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपने PhD की है और PhD को हमारे स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं PhD को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में भी, और क्या है PhD थोड़ा ये बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है और डॉक्टर इसलिए लगा हुआ है कि मैंने PhD मैथमेटिक्स में की जी। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर ब्रांच रहती है ऑपरेशन रिसर्च, उसमें मैंने जो है PhD किया हुआ है। क्योंकि UGC की तरफ से कहीं ना कहीं PhD एज एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल बन गया है जी। तो इसीलिए भी कुछ लोग जो है ना ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद उस तवज्जो से और उस लगन से नहीं कर पाते हैं PhD, जिस लगन से एक PG स्टूडेंट के दिमाग में ख्याल आता है वो करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, किसी भी संस्थान में आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर एक पोस्ट होती है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की पोस्ट क्या कहती है, रजिस्ट्रार का मतलब क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार हैं उनका क्या मेन रोल होता है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो रजिस्ट्रार एक पोस्ट ऐसी है जो कि अगर मैं एज पर डेफिनेशन कहूँ कि रजिस्ट्रार इज द कस्टोडियन ऑफ द यूनिवर्सिटी जी, तो आप समझ सकते हैं एक वर्ड से ही ये सेल्फ डिफाइन है वैसे जी जी। लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर देता हूँ। जो मेन एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है वो सारा का सारा रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है जी। एस्टेब्लिशमेंट में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारी की सारी अप्रूवल आ जाती हैं, स्टाफ की रिक्रूटमेंट आ जाती है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या और कुछ है, इस सब की परचेजिंग वगैरह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू ही चलती हैं। और यूनिवर्सिटी को एक अच्छे रूप में एक ढांचा देने के लिए रजिस्ट्रार का अहम रोल होता है। विद द परमिशन ऑफ वाइस चांसलर एंड द चांसलर, रजिस्ट्रार एक्ट कंप्लीटली इसमें आप कह सकते हैं कि मेन रोल प्ले करता है। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे कि ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी क्या है? जी, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जैसा कि आपने पहले ही बता दिया है, मैंने सितंबर 2020 में जी यहाँ कार्यभार संभाला है। आते ही मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा लार्ज कैंपस है, ये करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है जी। और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो 14 ब्लॉक्स बने हुए जी। और करीब 6 लाख स्क्वायर मीटर का इनका बिल्टअप एरिया है जी। जो कि आज इस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त। वैसे UGC की गाइडलाइन के अनुसार तो शायद 1 लाख कंस्ट्रक्टेड अगर एरिया है तो भी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड एरिया। उनका तो स्टार्टिंग का केवल 10,000 स्क्वायर मीटर ही रिक्वायर्ड होता है। लेकिन क्या है, ये ग्रुप 2008 से चला आ रहा है जी। और ये अपने क्षेत्र में अपने आप में एक बिल्कुल आप ये कहते हैं कि यूनिक एक ब्रांड कहते हैं, उस नाम से चला आ रहा है। क्योंकि इस संस्था में पहले से
एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम चल रहा था, मैनेजमेंट का चल रहा था, जो कि 2008 से चला आ रहा है। मैं आपकी बस बात के बीच में बोलना चाहूंगा कि वैसे तो हमने कई यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यूज किए हैं अब तक। हमने देखा कई सारी यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं कई स्टेट्स में जो लीज पर चल रही हैं। यहाँ पर बात सर कर रहे हैं कि हमारा 6 लाख के अराउंड कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो स्क्वायर फीट की या स्क्वायर मीटर की सर बात कर रहे हैं। और यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जब आपको यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करते हैं तो 1 लाख कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए। बट मैं आपको सभी को बता दूं कि जितने भी आप व्यूअर्स हो, स्टूडेंट्स हो, आप जानना चाहते हो यूनिवर्सिटीज के बारे में, इसलिए हम वीडियो शूट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो लीज पर चल रही हैं, जिन यूनिवर्सिटी के ऊपर आप कितना रिलाई करते हो या कितना यूनिवर्सिटी भरोसा करते हो वो तो आपके विवेक की बात है, आप कितना विवेक से काम लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, जो क्वेश्चन शायद नहीं पूछना चाहिए बट बहुत जरूरी है कि सभी स्टूडेंट्स को जानना। आपकी यूनिवर्सिटी जो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2008 से ग्रुप चला रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी का 2019 में 15 मार्च 2019 में हमें यूनिवर्सिटी के लिए हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अप्रूवल मिल गया। उसके साथ साथ हमने यूजीसी में अप्लाई कर दिया, एज पर सेक्शन 2F भी हमें उनकी अप्रूवल। सभी यूजीसी यूनिवर्सिटीज 2F के अंदर ही आती है। हाँ जी, हाँ जी, 1956 का ये यूजीसी का। जी। और साथ ही हमने एक ऑल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी हमने साथ में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। और जो अप्रूवल की बात है, जब हमारे को हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 के अलोंग अंडर द सेक्शन ऑफ 2F यूजीसी एक्ट 1956 के अलोंग जब हमें कार्य करने की एक अप्रूवल मिल गई है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को या जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को मैं एक बात बता दूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो बनती हैं सेक्शन 2F के अंडर, जो यूजीसी का एक्ट है 1956 का, और जैसे सर ने भी बताया कि 2006 जो हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट है, मैं उसकी भी अगर बात करूं, जब यूनिवर्सिटी बनती है तो उस समय गजट में ये डाली जाती है कि यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर्स या पीएचडी तक के प्रोग्राम्स अवार्ड कर सकती है। इनको इन कोर्सेज के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, खुद एक अपेक्स बॉडी होती है। यहीं पर एक क्वेश्चन का एक उठ जाता है जो अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पीएचडी करने के लिए किसी तरह के अप्रूवल की जरूरत है किसी भी यूनिवर्सिटी को? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हमारे को यूजीसी की तरफ से अप्रूवल मिल गई है और हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2006 के अलोंग हम इस चीज के लिए सक्षम है कि पीएचडी कोर्स हम चला सकते हैं, बशर्ते यूजीसी की कुछ कंडीशंस हैं उनको हमें जो है मीट आउट करना होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एज पर यूजीसी और यूनिवर्सिटी इटसेल्फ एम्पावर्ड होती है कि वो कोई भी, जैसा कि आपने बताया, डिप्लोमा डिग्री जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जिस तरह से एआईसीटी की अप्रूवल नहीं की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो वहां इजीली आपको मिल जाएगा जिसकी अप्रूवल्स की सर बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन किया हुआ है सबसे पहले, जो कि एमएचआरडी का अप्रूवल जो होता है, जो भी एमएचआरडी हमारी पूरी रेगुलेट करती है सब चीजों को, एमएचआरडी ही रेगुलेट करती है यूजीसी को भी। सबसे पहले उसी के बारे में जिक्र किया गया है, फिर यूजीसी के बारे में बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़, जो बताया कि आपको जो एक्ट है उसके भी एक एम्ब्लेम यहां डाला हुआ है। साथ में है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अक्सर खासकर काम कब आता है, जब कोई स्टूडेंट अब्रॉड से इंडिया पढ़ने आता है तो उसको चाहिए होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। वही है ये चीज जो मैं एआईयू की बात कर रहा हूं। साथ में पीसीआई भी है, एआईसीटी है। एआईसीटी के बारे में आपको बता दूं कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है, उसको एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती बीटेक एमटेक कोर्स चलाने के लिए, क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी एक अपेक्स बॉडी है और वहां पर ये जो अप्रूवल की जरूरत है ये कॉलेजेस को जरूर जरूरत है जब वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करता है तो, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जरूरी नहीं है कि वो एआईसीटी का अप्रूवल ले। साथ में जो सीए लिखा हुआ आप देख रहे हैं वो वही है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब लॉ करना चाहते हो तो उसका अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है। स्किल इंडिया थोड़ा अलग है, ये आपको समझना होगा। उसके बारे में ज्यादा और बेहतर जानना चाहूंगा सर के द्वारा कि ये क्यों है प्रोस्पेक्टस में और क्या है इसकी वैल्यू, वो आपको बताएंगे सर खुद ही। देखिए, आजकल आपने भी देखा होगा, पिछले समय से काफ़ी समय से ये देखा होगा कि एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट को लगता है कि मैंने जो कुछ पढ़ा है वो शायद कहीं काम नहीं आ रहा जी। और आज प्रधानमंत्री जी भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सपना है कि इस पूरे भारतवर्ष का जो यूथ है वो स्किल
फुल हो जाए जी। तो उसी के तहत हमने भी यूजीसी प्रोग्राम हैं, कुछ वोकेशनल हैं जिनमें कि हमारे कुछ स्किल पार्टनर हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 50% थ्योरी पार्ट होता है। सर क्या वोकेशनल में कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी आते हैं? हाँ जी, पैरामेडिकल कोर्स भी हैं कुछ। मैंने ये क्वेश्चन सर से सिर्फ इसलिए पूछा कि कई स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे हमारी पिछली वीडियोस में कि सर यूनिवर्सिटी ने बोला है वोकेशनल कोर्सेज, बट ये तो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मैंने बीच में सर को इंटरप्ट जरूर किया ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सर थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारा भारत का जो यूथ है स्किल्ड हो, ताकि उसको अगर हम कंपैरिजन करें बाहर के देशों को तो उसको स्किलफुल होने में बड़ा इजी रहता है। वो केवल और केवल थ्योरेटिकल ज्ञान लेकर के वो जॉब को नहीं तलाश रहा है जी। इसी वजह से हमने यूजीसी से हमारे पास करीब 38 प्रोग्राम है जो कि वोकेशनल हैं। वोकेशनल स्टडी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट लेवल है जी। अब अगर एक बच्चे ने किसी कारणवश अगर पढ़ाई सपोज करो हम ट्रेडिशनल बीए बीएससी में अगर लेते हैं तो जब तक वो कंप्लीट 3 ईयर नहीं करता तो उसको वो डिग्री काम नहीं आती बिल्कुल। लेकिन जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उसमें अगर उस बच्चे ने 1 साल भी कंप्लीट अगर कर लिया है तो उसको एज ए डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर उसने 2 साल कर लिया है तो उसको 2 ईयर डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 ईयर कंटिन्यूटी में कर लिया है तो उसको एज ए डिग्री मिल जाएगी। और इसमें एक और भी सुविधा दी हुई है कि एक बच्चे ने अगर अभी इस साल 1 साल कर लिया है और किसी वजह से कोई लंबी बीमारी आ जाती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, वो अभी नहीं कर पा रहा है स्टडी को कंटिन्यू, तो वो 1 साल के बाद दोबारा से वो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। तो वो 2 साल कंप्लीट करना चाहिए, 3 साल कंप्लीट करना पड़े। इसी तरीके से 5 साल वो पीजी भी कर जाता है इसमें जी। एट लास्ट में बोलना चाहूंगा सर से पूछना कि आप लास्ट में OSGU ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लें, क्या खास है, कुछ वर्ड्स में हमें बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को एक ही चीज़ कहूँगा, OSGU अपने आप में एक ब्रांड है। और आपको मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ कि इसमें बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल लोकल और पेरिफेरी के नहीं हैं, इसमें अब्रॉड स्टूडेंट भी हैं। आप अगर यहाँ पर आकर के देखेंगे तो इतना बड़ा लार्ज कैंपस, फुली इंफ्रास्ट्रक्चर, फुली इक्विप्ड लैब और फुली स्टैक जो लाइब्रेरी हैं वो शायद और शायद आपको पूरे हरियाणा क्या पूरा नॉर्दर्न इंडिया में शायद किसी यूनिवर्सिटी में मिले। सर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पे हिसार जो सिटी है वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। हिसार आने के बाद कितनी देर लगेगी बस से कैंडिडेट में आने में? हिसार रेलवे स्टेशन से आने में हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स में आप जो है मतलब लगभग कोई 8-10 किलोमीटर के अराउंड होगा। एयरपोर्ट आसपास कौन सा है? एयरपोर्ट है वैसे तो हिसार एयरपोर्ट है, लेकिन अभी वो आई थिंक जनरल उसके लिए नहीं बना है जी। हाँ जी। वैसे कहाँ फ्लाइट आएगी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपना नॉर्थ ईस्ट से आना चाहता है, वो अगर नॉर्थ ईस्ट आता है तो अभी जो फिलहाल हमारे पास सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज हैं वो दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड तो जितने भी स्टूडेंट्स दूर दराज से आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप जो स्टडी लें वो अपने लोकल से ही लें। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो रहते कहीं हैं, वो 1000-2000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, हॉस्टल में रहते हैं, छुट्टी होती है तब वो जाते हैं। जैसे स्टडी अब्रॉड में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आप इसको थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन आपको करना है, बट आप में जितने भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको बेस्ट एडवाइस यही करूंगा, आप ट्रेन से आइए। ट्रेन से आएंगे तो यूनिवर्सिटी हार्डली 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में है। यूनिवर्सिटी की नॉर्मली बसेस चलती हैं, या फिर नॉर्मल बस से भी आप यहाँ पे कराएंगे तो हार्डली 10-20 रुपए कोई भी बस वाला आपसे लेगा। बाकी और भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पसंद आया हो आज का वीडियो लाइक जरूर करें, ताकि और भी अच्छी ऐसी वीडियोस इंटरव्यू के साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज का हम लेकर आ सकें आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।